हाँ, पिछला वीडियो थोड़ा बीच में ही डिसकंटिन्यू हो गया। तो देखो वेयर यहाँ तक पहुँचे थे अपन पिछले वीडियो में, और वेयर I0 इज इक्वल टू E0 इंटू ओमेगा सी। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। यहाँ जो फेज एंगल है EMF का वो है ओमेगा टी। फेज एंगल ऑफ करंट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस है, तो करंट आगे है कितने से, पाई बाई टू से, यानी 90 डिग्री या पाई बाई टू रेडियन से। कौन पीछे है, EMF पीछे है, इसलिए फेजर डायग्राम में मैं पहले चल रहा हूँ, बाद में वेरिएशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ EMF बताएंगे वेक्टर नोटेशन में। तो ये जो भी वेक्टर है E0 इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस ओमेगा टी से, तो ये हो गया E0, ये पीक वैल्यू हो गई उसकी, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। अब वो 90 डिग्री पीछे है और हम सेंस कैसा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो I0 आगे है, तो देखो 90 डिग्री के एंगल के साथ I0 का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फेजर डायग्राम फॉर द कैपेसिटिव सर्किट। हियर करंट लीड्स द करंट बाय EMF बाय 90 डिग्री, और EMF क्या है अगर बोलना है तो पीछे है कितना, 90 डिग्री। EMF लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। तो ये हो गया उसका फेजर डायग्राम। जहां तक वेरिएशन का सवाल है, जब करंट मैक्सिमम है तो उस समय EMF 0 है, मतलब जैसे अगेन वही ऑसिलेशन वाली, इसमें अगर समझने की कोशिश करते हैं तो करंट समझो पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो ये मीन पे है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएगा तो ये मीन पे आएगा, ये मीन पे आएगा तो ये निगेटिव एक्स पे जाएगा, ये मीन पे आएगा तो ये निगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा EMF। यानी देखो जब EMF 0 तो करंट मैक्सिमम, EMF मैक्सिमम तो करंट 0, EMF 0 तो करंट यानी निगेटिव मैक्सिमम, यानी इस प्रकार से, यानी वेरिएशन है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, तो एक मैक्सिमम तो एक 0, दूसरा 0 तो दूसरा फिर निगेटिव मैक्सिमम, यानी इस प्रकार का वेरिएशन है। अगेन दोनों इन फेज नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, प्योरली कैपेसिटी होने के कारण 90 डिग्री का है, प्योरली कैपेसिटी होने के कारण कैसा है, 90 डिग्री का। अब अगर हम लीड और लैग में, जैसे एक बार और बता देता हूं, तो कौन लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन पीछे है, तो EMF पीछे है। EMF इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री, और से करंट इज लीडिंग द EMF बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। इंडक्टर के एकदम अपोजिट हो गया, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। अगर सर्किट्स की बात करें तो एक में EMF लीड करता है 90 से, तो एक में EMF लैग करता है 90 से। अब आ जाते हैं अपन I0 के वैल्यू पे। तो I0 इज इक्वल टू E0 इंटू ओमेगा सी। अगेन यहाँ भी ओम्स लॉ के अनुसार अगर देखा गया तो I0 अपॉन E0 इज इक्वल टू मिल रहा है अपने को ओमेगा सी। देयरफॉर E0 अपॉन I0 हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। और ये जो भी रिएक्टेंस है कैपेसिटर के कारण है, इसलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम देख चुके हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज 2 पाई FL, और ये हमें दिख रहा है XC, इट इज 1 अपॉन 2 पाई FC। यहाँ रिलेशन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ रिलेशन आपको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी रेजिस्टेंस ये DC और AC के लिए सेम होता है, लेकिन रिएक्टेंसेस जो होते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो अपोजिशन होते हैं, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट AC सर्किट्स। कैपेसिटिव इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। It is inversely proportional to frequency, and therefore if we consider DC के लिए 0 होती है फ्रीक्वेंसी, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी वेरी लार्ज। Therefore it blocks the DC, यानी कैपेसिटर में से DC फ्लो नहीं होता, it is not possible to flow the DC from the capacitor because its opposition to the DC is infinite. But for AC it depends on the frequency, more the frequency smaller will be the opposition because it is inverse relation with the frequency. Smaller frequency के लिए opposition थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर में से AC का फ्लो पॉसिबल है। तो देखो यहाँ हमें ध्यान में आ रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जो अपोजिशन है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जिसको रिएक्टेंस कहा जाता है,
दोनों का नेचर टोटली अपोजिट है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जहां तक डीसी का सवाल है, इंडक्टर उसको आसानी से फ्लो होने देता है और लार्जर वैल्यू के लिए एसी के लगभग वो उसको ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर उल्टा है, डीसी को ब्लॉक कर देता है और हायर वैल्यू कैपेसिटर यानी फ्रीक्वेंसी एसी के लिए वो कम अपोज करता है, लोअर के लिए थोड़ा अपोजिशन उसका बढ़ जाता है। इंडक्टर में हम देख चुके हैं करंट पीछे होता है 90 डिग्री, ईएमएफ आगे होता है 90 डिग्री से करंट से। कैपेसिटर में उल्टा है, करंट आगे होता है, ईएमएफ पीछे होता है। लैग और लीड में कोई भी एक ध्यान में रखो, ईएमएफ लीड्स द करंट इन इंडक्टर, ईएमएफ लैग्स द करंट इन कैपेसिटर अगेन बाय 90 डिग्री। अगर दूसरे कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो ये वैल्यू थोड़ी बहुत अल्टर हो जाती है इनके साथ, अगर दूसरे कंपोनेंट आते हैं तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर समझो तीनों एक साथ है आर एल सी, तो व्हाट विल बी द फेजर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। आल्सो अगर दोनों एक साथ अपीयर होते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, तो कंबाइंड वैल्यू को क्या कहा जाता है वो भी हम देखेंगे और फेजर डायग्राम भी देखेंगे। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।